जो टॉपिक हम लोगों ने पिछले 2 वीडियोस में देखे थे, अब उससे आगे बढ़ने का समय है हमारे पास। तो पिछले जो वीडियो हैं, ये पूरे वीडियोस की सीरीज़ है। तो पिछली जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने रैंडम फंक्शन पढ़े थे, उससे पिछले वीडियो में हमने लोगों ने लाइब्रेरी फंक्शंस पढ़े थे। लाइब्रेरी में मैथ लाइब्रेरी के फंक्शंस पढ़े थे और हमने पढ़े थे आपके स्ट्रिंग लाइब्रेरीज के फंक्शन। तो इस तरीके से हम बढ़ते बढ़ते अब आ गए हम यूज़र डिफाइंड फंक्शंस पे। तो अगर आप पिछली स्लाइड्स को ध्यान से पढ़ा है, आपने पिछले वीडियोस को ध्यान से देखा है, तो आपको ये वीडियो भी डेफिनेटली आसानी से समझ में आ जाएगा कि यूज़र डिफाइंड फंक्शंस इन पाइथन क्या होते हैं। हम लोगों ने जैसा पिछले वीडियो में देखा था कि जो पाइथन है उसने हमें बहुत सारी लाइब्रेरी बना के दी हैं। लाइब्रेरीज के अंदर फंक्शंस हैं बहुत सारे, और उन फंक्शंस को हम अगर हम यूज़ करें तो हमारी प्रोग्रामिंग करना आसान हो जाता है। तो क्या हम भी ऐसे फंक्शंस डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं, जिन्हें बाद में रीयूज़ किया जा सके? मान लीजिए फंक्शन मैंने आज बनाया, उसकी डेफिनेशन मैंने आज दी, उसे सेव कर लिया। सेव करने के बाद आगे जब ज़रूरत पड़े उस फंक्शन की तो उसे मैं यूज़ कर सकूं, दोबारा से मुझे कोडिंग करने की ज़रूरत ना पड़े, मुझे अगेन एंड अगेन कोडिंग की ज़रूरत ना पड़े, सीधे सीधे उस फंक्शन को मैं कॉल कर लूँ तो वो फंक्शन मुझे वो फैसिलिटी और स्पेसिफिक टास्क मेरे लिए परफॉर्म करे। तो अगेन फंक्शंस विच आर मेड बाय यूज़र, जो फंक्शंस हम बनाते हैं अपने पर्पज से बनाते हैं वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहलाते हैं। और फंक्शन जैसा हम जानते हैं ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होते हैं, इसमें एक से ज़्यादा पाइथन के स्टेटमेंट लिखे जाते हैं जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। मोर देन वन स्टेटमेंट होंगे, इनको यूज़र क्रिएट करेगा, यूज़र का मतलब प्रोग्रामर हम और आप क्रिएट करेंगे, और ये किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाएंगे और बाद में ज़रूरत पड़ने पर हम इसको क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे। फंक्शन बनाने के लिए एक डेफ कीवर्ड है, कीवर्ड आप लोग जानते ही हैं, कीवर्ड है डेफ कीवर्ड। जैसे फॉर है, वाइल है, इसी तरीके से ये डेफ कीवर्ड है, इफ है, एल्स है। डेफ कीवर्ड है जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस के लिए यूज किया जाता है। ये कुछ फंक्शंस के पार्ट यहाँ पर दिए हैं। सबसे पहले डेफ कीवर्ड आएगा, इसके बाद फंक्शन का नेम आएगा। फंक्शन के नेम में ये ब्रेसेस दिए हुए हैं, ब्रेसेस, ये ब्रेसेस के बीच में x कॉमा वाई पास किया है, तो x कॉमा वाई को आर्ग्यूमेंट आप लोग कह सकते हैं, या कई कई किताबों में पैरामीटर भी लिखा है। x कॉमा वाई को आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर बोला जा सकता है। रिटर्न स्टेटमेंट होता है, इसका एक पर्पस होता है, x प्लस वाई की वैल्यू को ये ऐड करेगा और ऐड करने के बाद जो कैलकुलेटेड वैल्यू होगी उसे जहां पर फंक्शन को कॉल किया गया है, जहां पर फंक्शन को कॉल किया गया है वहां पर उस कैलकुलेटेड वैल्यू को पहुंचा देगा, रिटर्न कर देगा। कोलन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात मैं दोबारा से कहूँगा, कई बार छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, कोलन लगाना जरूरी है। जैसे फॉर लूप के बाद कोलन लगता है, इफ के बाद कोलन लगता है, ऐसे ही फंक्शन के बाद भी कोलन लगता है। अब यहाँ पर कुछ यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे बनाते हैं, उसके बहुत सारे तरीके दिए हैं, एक एक करके हर एक तरीके पर हम आएंगे। सबसे पहला तरीका दिया है यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करना विदाउट आर्ग्यूमेंट, विदाउट रिटर्न। दो चीजें हैं, आर्ग्यूमेंट भी नहीं होगा इसके अंदर और इसके अंदर कोई रिटर्न स्टेटमेंट भी नहीं होगा। तो देखिए कैसे किया जाता है, ये बिल्कुल सिंपल है। ये डेफ लिया, ऐड फंक्शन का नाम लिया, ऐड की जगह आप दिल्ली ले सकते हैं, कोलकाता ले सकते हैं, नैनीताल ले सकते हैं। अब देखिए विदाउट आर्ग्यूमेंट, ये ब्लैंक छोड़ा हुआ है, ब्लैंक का मतलब है आर्ग्यूमेंट। ये आर्ग्यूमेंट जो वर्ड है इसे कभी कभी पैरामीटर भी बोला गया है, तो यहाँ पर हमने इसे खाली छोड़ दिया। खाली छोड़ने का मतलब ये ब्लैंक है, इसके अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं है। और विदाउट रिटर्न, रिटर्न का मतलब है कि जब हमने कैलकुलेट कर ली, ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करके सी में डाल दी और उसको वहीं पर प्रिंट कर दिया, वहीं पर प्रिंट कर दिया, तो इसका मतलब इस पूरे फंक्शन के अंदर कहीं भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है। तो होगा क्या, आपने ये ऐड को कॉल किया तो यहाँ पर फोकस शिफ्ट हो जाएगा, हमारा फोकस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, एक सीक्वेंस में सारी लाइनें परफॉर्म हो जाएंगी, एग्जीक्यूट हो जाएंगी। एक तरीका ये है। अब हम आते हैं दूसरे तरीके पर। दूसरा तरीका हमसे कहता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। अगेन एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना है विद आर्गुमेंट। पिछला वाला क्वेश्चन था विदाउट आर्गुमेंट, विदाउट आर्गुमेंट, ये है विद आर्गुमेंट। विद आर्गुमेंट का मतलब क्या है कि देखिए डेफ फंक्शन कीवर्ड हो गया, ऐड नाम का फंक्शन हो गया, ए कॉमा बी ये आर्ग्यूमेंट बोले जाएंगे, ए कॉमा बी को आप आर्ग्यूमेंट बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट बोलेंगे।
ए प्लस बी को जोड़ा, सी में डाला और सी को यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया। अब बात ये आएगी कि सर ए और बी की वैल्यू क्या होगी, वहां पर तो इनपुट फंक्शन लगा था। देखिए ध्यान दें, अगर आप ध्यान देंगे तो यहां पर देखिए इनपुट फंक्शन का यूज किया गया है ये। लेकिन जब आप विद आर्गुमेंट वाले क्वेश्चन पर आते हैं, तो आप यहां देख रहे हैं कि कोई भी इनपुट फंक्शन नहीं है। इनपुट फंक्शन इस ऐड नाम के फंक्शन के बाहर है यहां पर। तो इनपुट हमने बाहर ले लिया, इनपुट हमने अपने फंक्शन के बाहर लिया है। और इनपुट किस में लिया है हमने, एक x में लिया इनपुट और एक y में लिया। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात है कि ये x और y को पास किया, तो ये जो x है ये अपनी वैल्यू ट्रांसफर कर देगा a के लिए, और ये जो y है ये अपनी वैल्यू ट्रांसफर करेगा b को। ये इंपॉर्टेंट बात है। जब ऐड को आपने कॉल किया तो x विल ट्रांसफर वैल्यू टू a एंड y विल ट्रांसफर वैल्यू टू b। इसलिए कई बार क्या होता है कि ये वाले जो यहां से पास कर रहे हैं x और y, ये बोले जाते हैं एक्चुअल पैरामीटर। कई बार क्वेश्चन पेपर में आता है कि कौन से ये एक्चुअल पैरामीटर बोले जाते हैं, और ये जो a और b है इनको फॉर्मल पैरामीटर बोलते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पेपर में, एग्जामिनेशन में इस तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं कि व्हाट इज फॉर्मल पैरामीटर एंड व्हाट इज एक्चुअल पैरामीटर। तो बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, जब कॉल करते समय आप पास करते हैं वो एक्चुअल पैरामीटर होते हैं, और फंक्शन जिनको रिसीव करता है, वैल्यूज को रिसीव करता है, वो फॉर्मल पैरामीटर होते हैं। अब इसमें यहाँ पर ये है कि विदाउट रिटर्न का कोई यूज नहीं है। यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड का यूज नहीं किया गया, उस कैलकुलेट वैल्यू को यहीं पर डिस्प्ले कर दिया गया। अगला देखिए, अगला कहते हैं वो यूजर डिफाइंड फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू। इस केस में क्या होगा, देखिए लगभग मिलता जुलता प्रोग्राम है। डेफ कीवर्ड हो गया, ऐड फंक्शन का नाम हो गया a, b यहां पर हो गया आपका पैरामीटर। a प्लस बी किया, वैल्यू स्टोर कर दी c के अंदर, और c के अंदर देखिए पिछले प्रोग्राम में अगर आप देखेंगे तो c को प्रिंट किया गया है। यहां पर अगर ध्यान दें आप ये वाले स्टेटमेंट पर, तो c को प्रिंट कर दिया, इन्होंने c को प्रिंट किया। लेकिन जब ये कहते हैं, जब आपके क्वेश्चन पेपर में कहा जाए आपसे कि आपको वैल्यू रिटर्न करनी है, तो आप प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लगाएंगे, प्रिंट की जगह लिख देंगे रिटर्न सी। प्रिंट स्टेटमेंट को रिप्लेस कर देंगे रिटर्न सी से। जब आपके क्वेश्चन पेपर में कहा जाए कि रिटर्न करना है वैल्यू, तो अब एक चेंज यहां करना होगा। आपने ऐड को कॉल किया, x, y पास किया, तो जो पुराना एग्जाम्पल मैं बता रहा था वो दोबारा से देख लीजिए। x अपनी वैल्यू ट्रांसफर करेगा a को, y अपनी वैल्यू ट्रांसफर करेगा b को, और जब रिटर्न होगी c वैल्यू, तो लौट के वैल्यू c यहां पर आ जाएगी, इस जगह पर z के पास आ जाएगी। ध्यान दीजिए, ये वैल्यू लौट के z के पास आ जाएगी, z के पास। z उसे स्टोर कर देगा और देन लास्ट में z उसको प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन पेपर में विदाउट आर्गुमेंट वाले भी क्वेश्चन आते हैं, विद आर्गुमेंट वाले भी आते हैं, रिटर्न करने वाले भी आते हैं। तो आपको करना पड़ेगा। ये एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। यूजर डिफाइंड फंक्शन विद मल्टीपल रिटर्न वैल्यू, एक से ज्यादा वैल्यू को भी आप रिटर्न कर सकते हैं। तरीका क्या है, डेफ लिया, कैल फंक्शन का नाम हो गया ये, a, b लिया, एड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, 4 अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर किया है, और आपने रिटर्न ऐड, रिटर्न सब, रिटर्न मल्टी, रिटर्न डिवीजन, आपने मल्टीपल वेरिएबल को रिटर्न कर दिया। अब मल्टीपल वेरिएबल इस तरीके से जाके आपके उसमें सेव हो जाएंगी, सारी वैल्यू एक सीक्वेंस में जो लौट के आएंगी, जिस सीक्वेंस में लौट के आ रही है। मैं फिर लिख देता हूं, ये भी बात इंपॉर्टेंट है। ऐड वाली वैल्यू इसमें स्टोर होगी, सब्ट्रैक्ट इसमें स्टोर होगी, मल्टी इसमें स्टोर होगी, और डिवीजन इसमें स्टोर हो जाएगी। सारी की सारी वैल्यू आके स्टोर हो जाएंगी एक सीक्वेंस में। वही बात कर रहे थे हम, कहीं कहीं पर पैरामीटर बोलते हैं, कहीं कहीं पर आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है कि ये जो पैरेंथेसिस हैं, इनके बीच में जो आप वेरिएबल पास करते हैं, दे आर कॉल्ड आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर बोले जाते हैं। ठीक, और ये जो पैरामीटर होते हैं एक्ट एज अ वैल्यू रिसीव्ड बाय फंक्शन इनकी हेल्प से वैल्यू को रिसीव करता है, कहीं बाहर से अपने अंदर वैल्यू को रिसीव कर लेता है। ठीक, अब यहां पर देखिए, वही पिछली स्लाइड में भी मैंने आपको जैसा बताया था, फॉर्मल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर। तो एक्चुअल पैरामीटर को आर्ग्यूमेंट बोलते हैं और फॉर्मल पैरामीटर को
पैरामीटर बोलते हैं। तो कहने का मतलब मेरा आप ये मान सकते हैं कि ये जो ए और बी पास किया है इनको आप पैरामीटर बोलिए या फॉर्मल आर्ग्यूमेंट बोलिए, और यहाँ पर जो कैल के साथ एक्स और वाई पास किया है, कैल के साथ एक्स और वाई पास किया है, इसको आप एक्चुअल पैरामीटर भी बोल सकते हैं। तो इसको आप ध्यान रखिए, अगर फॉर्मल पैरामीटर बोला जा रहा है तो इसका मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट पैरामीटर, और एक्चुअल पैरामीटर बोला जा रहा है तो दे आर टॉकिंग अबाउट आर्ग्यूमेंट। पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट इन फंक्शन ये डिस्कस हो ही चुका है अभी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये उसी एग्जाम्पल का एक एडवांस वर्जन है। इसमें क्या किया है, वेरिएबल एक लिया है केवल इन्होंने, रिजल्ट नाम के वेरिएबल में ही चारों चीजें स्टोर हो गई हैं। तो जब एक ही वेरिएबल में चारों चीजें स्टोर हो जाएंगी तो आपको फिर फॉर लूप लगा के उसको डिस्प्ले करना होगा। तो ये कोई आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया है, टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट। टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट को इन्होंने डिवाइड किया है, 4 टाइप के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। 4 टाइप के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। 4 टाइप के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये दिए हुए हैं। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट और वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। तो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट तो बिल्कुल सिंपल है, इसी के बारे में अगली स्लाइड में दिया है। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट का मतलब ये है कि जिस सीक्वेंस में आपने पास किया है उसी सीक्वेंस में वैल्यू रिसीव करेंगे। अब इसका एग्जाम्पल कैसे देखेंगे। एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल है, पोजिशनल में कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आपने सब्ट्रैक्ट को कॉल किया और 200 पास किया, तो ये डेफिनेट है कि ये 200 ए के पास जाएगा, और ये डेफिनेट है कि ये 100 किसके पास जाएगा, बी के पास। इसका मतलब पहली वैल्यू पहले पैरामीटर के अंदर, दूसरी वैल्यू दूसरे पैरामीटर के अंदर चली जाएगी। तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगर आपने 100 पास किया है पहले तो ये 100 ए के अंदर जाएगा और 200 बी के अंदर जाएगा, तो कोई डाउट नहीं है। पहली वैल्यू फर्स्ट वैल्यू गोज टू फर्स्ट पैरामीटर, सेकंड वैल्यू गोज टू सेकंड पैरामीटर एंड सो ऑन। इस तरीके से वैल्यू पास होती चली जाएगी। अब ये आया डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। मान लीजिए हमने कोई फंक्शन बनाया है जिसको 3 पैरामीटर रिसीव होने हैं, 3 पैरामीटर रिसीव करने हैं। तो 3 पैरामीटर रिसीव करने हैं तो आपको 3 पैरामीटर पास करना कंपलसरी है। लेकिन अगर आप ऐसी फैसिलिटी चाहते हैं कि मैं 3 पैरामीटर पास करूं तो भी मेरा फंक्शन काम करे, और जब मैं 2 पास करूं तो भी मेरा फंक्शन काम कर जाए, तो इसका मतलब आप ये चाहते हैं कि जो थर्ड पैरामीटर है वो ऑप्शनल हो जाए, ऑप्शनल की तरह काम करे। अगर आप पास करते हैं तो आपकी वैल्यू को लेके कैलकुलेशन करे, और आप अगर पास नहीं करते हैं तो विदाउट योर वैल्यू, जो उसके पास पहले से डिफॉल्ट वैल्यू रखी है उसको लेके वो कैलकुलेशन परफॉर्म कर दे। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल किस तरीके से दिया है। डेफ ये कीवर्ड हो गया, हेलो इज अ नेम ऑफ फंक्शन, पी कॉमा आर कॉमा टी ओ। पी कॉमा आर, देखिए पी और आर की वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन टी की वैल्यू 10 गिवन है, 10 गिवन है। तो 10 गिवन होने से क्या होगा, जब ये रिटर्न करेगा p इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, तो p की वैल्यू यूजर देगा, r की वैल्यू यूजर देगा, t की वैल्यू भी यूजर दे सकता है। तो यूजर ने अगर वैल्यू पास की है हेलो का पास करते समय 1 2 3 वैल्यू पास की है और थर्ड वैल्यू इज 8, तो आपकी जो कैलकुलेशन परफॉर्म होगी वो 8 से परफॉर्म होगी, 10 से परफॉर्म नहीं होगी। लेकिन अगर आप यहां जाते हैं और आप केवल 2 पैरामीटर पास करते हैं, यहां देखिए एक 1000 पास करते हैं और एक 6, तीसरा पैरामीटर मिसिंग है, थर्ड पैरामीटर इज मिसिंग, तो वो कैलकुलेशन परफॉर्म के लिए क्या ले लेगा, 10 को उठा लेगा। कैलकुलेशन परफॉर्म के लिए वो 10 को रिसीव कर लेगा। ये डिफॉल्ट पैरामीटर का रोल हो गया कि आप वैल्यू पास करेंगे तो आपकी वैल्यू से कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा, आप वैल्यू पास नहीं करेंगे तो जो उसके पास वैल्यू आपने दी है डेफिनेशन के समय, फंक्शन डेफिनेशन के समय, वो उस समय उस वैल्यू से को लेकर परफॉर्म कर देगा। ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का मतलब ये है कि अभी तो आपको सीक्वेंस को ध्यान में रखने की जरूरत है कि पहला पैरामीटर प्रिंसिपल के लिए होगा, दूसरा पैरामीटर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, तीसरा पैरामीटर आपका टाइम के लिए होगा, ईयर के लिए होगा। आपको ध्यान रखते हैं, खुद से ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में ऐसी फैसिलिटी है कि आपको उनकी पोजीशन को रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है। पोजीशन आप आगे पीछे कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट पैरामीटर को थर्ड की जगह लिख दीजिए, थर्ड को फर्स्ट की जगह लिख दीजिए, लेकिन वो वैल्यू वहीं पर पास होगी जहां उसे होना चाहिए। ठीक,
तो यहां पर कहते हैं इफ ए फंक्शन हैव मेनी आर्गुमेंट वी वांट टू चेंज द सीक्वेंस ऑफ देन वी हैव टू यूज कीवर्ड आर्गुमेंट। अगर बहुत सारे पैरामीटर्स वो रिसीव कर रहा है फंक्शन और उनके सीक्वेंस को हम चेंज करना चाहते हैं तो हम लोग चेंज कर सकते हैं। वी नीड नॉट टू रिमेंबर द पोजिशन, इससे हमें फायदा ये होगा कि हमें उसकी पोजिशन को रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है। ये एक एग्जाम्पल देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है इन्होंने। डेफ WIS विश, नेम और मैसेज, ये दो पैरामीटर हैं। डिस्प्ले किया नेम को और मैसेज को। अब हमने कहा विश के अंदर नेम इक्वल्स टू राम और मैसेज इक्वल्स टू गुड इवनिंग। अब यहां तो बिल्कुल ही सिंपल हो गया काम, इतना सिंपल हो गया। आपने कहा नेम इक्वल्स टू राम तो नेम के अंदर राम जाएगा, मैसेज इक्वल्स टू गुड इवनिंग तो मैसेज के अंदर गुड इवनिंग जाएगा। अब आप उसे कहीं भी लिख दीजिए। अब देखिए दूसरे एग्जाम्पल में इन्होंने क्या किया, दूसरे एग्जाम्पल में इन्होंने एक सिंपल सा काम किया, मैसेज इक्वल्स टू गुड इवनिंग लिख दिया और नेम इक्वल्स टू राम लिख दिया, लेकिन पोजीशन चेंज हो गई। पहले नेम था फिर मैसेज था, लेकिन अब मैसेज पहले है नेम बाद में है। लेकिन आप देख रहे हैं कि नेम जिक्र किया है इन्होंने, मैसेज का जिक्र किया है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप सीक्वेंस को आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू उसी वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएगी, उसी वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएगी। अब ये बात आती है सर ये एरर क्यों आ रही है, तो एरर इसलिए आ रही है कि देखिए जो विश नाम का फंक्शन है वो दो पैरामीटर लेता है, दो पैरामीटर लेता है, लेकिन आपने पास किया है एक ही पैरामीटर। तो जब आप दो पैरामीटर का प्रोग्राम बना रहे हैं और आप पास कर रहे हैं एक पैरामीटर, तो वो आपको एरर देगा, एरर आने लग जाएगी। वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट होते हैं, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट लेने के लिए आप नंबर ऑफ वेरिएबल कितने भी पास कर सकते हैं। वी कैन पास एनी नंबर ऑफ वेरिएबल, ये देखिए वी कैन पास एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अभी तक तो क्या हो रहा था, आप दो पैरामीटर ले रहे थे, तीन ले रहे थे, लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी होती है आपकी कि आपको खुद से पता नहीं होता कि आपका जो फंक्शन है उसमें कितने पैरामीटर आने वाले हैं, है ना। तो उस टाइप की सिचुएशन में आप क्या करेंगे, वेरिएबल लेंथ ले लेंगे। उससे फायदा आपको ये होगा कि आप नंबर ऑफ पैरामीटर 4 देंगे तो भी आपका प्रोग्राम कार्य करेगा, और आप अगर 14-20 पैरामीटर पास करेंगे तब भी आपका प्रोग्राम काम करेगा। यूज एस्ट्रिक, एस्ट्रिक लगाना है आपको। तो देखिए सम लिया, डेफ सम फंक्शन हो गया, स्टार लगाना है, स्टार लगाना है, स्टार लगाने से वो वेरिएबल लेंथ बनता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार इंटरव्यू में, वाइवा में, एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा कि वेरिएबल लेंथ, वेरिएबल बनाने के लिए, पैरामीटर बनाने के लिए आपको क्या कीवर्ड का यूज किया जाएगा, तो स्टार, ध्यान रखिए स्टार लिया जाएगा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। सम कुछ भी पास नहीं किया 0 आ जाएगा, 10 पास किया तो भी आपका प्रोग्राम काम करेगा, दो पैरामीटर पास करोगे तो भी प्रोग्राम काम करेगा, और आप अगर 3 पैरामीटर पास कर देते हैं तो भी आपका प्रोग्राम काम करेगा। अब आप चाहें कितने भी पैरामीटर दीजिए, आपका फंक्शन काम करने लग जाएगा। आप अगर चाहते हैं कि आपके फंक्शन एरेज और लिस्ट के साथ भी काम करें तो ये भी पॉसिबल है। आप एक लिस्ट बना लीजिए और लिस्ट को यहाँ पास कर दीजिए। तो ऐसा नहीं है कि ये वेरिएबल्स के साथ ही फंक्शंस काम करते हैं, लिस्ट के साथ भी फंक्शंस काम करते हैं। ये टॉपिक कई बार पूछा जाता है, स्कोप ऑफ वेरिएबल। ये टॉपिक कई बार आपसे पूछते हैं, स्कोप ऑफ वेरिएबल।